2019 के इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव आज चला है। प्रियंका गांधी की बाजाब्ता सियासत में एंट्री हो गई है। लंबे अरसे से कांग्रेस कारकुनान प्रियंका गांधी के सियासी मैदान में आने की लगातार अपील कर रहे थे। कभी पोस्टर लगाए जाते थे, कभी जब हार होती थी कांग्रेस की तो इस तरह की बातें होती थी कि राहुल को बदलो, प्रियंका लाओ, ऐसी भी बातें होती थी। इसके बाद अब कांग्रेस ने आखिरकार प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या करिश्मा कर पाती है। पहली बात, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में घबराहट है, बीजेपी चैलेंज कर रही है। हालांकि बीजेपी में आज वाकई कुछ खलबली तो जरूर है। अब देखना ही होगा कितना इसको बीजेपी कवर कर पाती है और क्या हिकमत अमली, क्या रणनीति बनाकर के सामने आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह तो कि क्या प्रियंका आ गई तो कांग्रेस आ गई, यह बड़ा सवाल है। और मोदी के मारे अब क्या प्रियंका के सहारे, यह भी बड़ा सवाल है। आइए इस पर हम बात करते हैं। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है। और क्या वाकई आंजहानी इंदिरा गांधी की झलक है प्रियंका गांधी, और क्या वाकई वो अपने आप को उस तरह से स्थापित कर पाएंगे, यह भी एक सवाल है। बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। प्रिया चौधरी को हमने अपने साथ जोड़ा है, यंग बीजेपी लीडर है, अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही अग्रेसिव तरीके से रखती है। खैर मकदम है आपका प्रिया जी। मेरे साथ नईम अब्बास साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सैयद यासिर जीलानी, एक बड़ी मीडिया पर्सनालिटी, अक्सर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मौक़िफ़ रखते हैं, आपको टेलीविजन चैनल्स पर नजर आते हैं और बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते हैं। दिनेश शर्मा जी सियासी तजियाकार के तौर पर इस वक्त मेरे साथ तशरीफ फरमा है। और विवेक श्रीवास्तव जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सीपीआई के लीडर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, पहले 2 मिनट में आपको आज के विषय पर, आज के मौक़िफ़ पर अपनी बात रखनी है। तो चलिए आगाज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। प्रिया चौधरी जी क्या कहेंगी? कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी घबराई हुई है। देखिए, घबराहट तो किसी न किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, जो उन्हें अब राहुल गांधी का बैकअप बनाने के लिए प्रियंका वाड्रा को लाना पड़ा आगे, इसीलिए तो वो आई है। और दूसरा, परिवारवाद का जो आरोप लगता था, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये आज पूरे देश ने एक बार फिर से देख लिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2013 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने पार्टी के, तब से लेकर अब तक वो 20 चुनाव हार चुके हैं, जिसमें लोकसभा का मुख्य चुनाव भी है और 2018 का भी तेलंगाना और मणिपुर का चुनाव भी उसमें, मिजोरम का चुनाव भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से तो इनकी लीडरशिप सामने आ रही है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रियंका को इन्होंने मौका दिया है। और राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो प्रियंका अब फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेंगी, यानी कि वो मान चुके हैं, वो खुद भी मान चुके हैं कि उनके अंदर वो कैलिबर नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सकें। तो इसीलिए अब प्रियंका वाड्रा को आगे किया जा रहा है। और जहां तक मैंने बात करी कि राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर वो कितने चुनाव हारे हैं, और इसका एक दूसरा उदाहरण हमने गठबंधन में देखा। गठबंधन में सभी गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारने से इनकार कर दिया है। इसीलिए तो वो पश्चिम बंगाल की रैली में नहीं थे, क्योंकि वहां पे ममता दावेदार है। इसीलिए उनको यूपी के गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे 2 दावेदार ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी की घबराहट कम करने के लिए प्रियंका वाड्रा को आगे लाया जा रहा है। ठीक है, राहुल गांधी की घबराहट को कम करने के लिए प्रियंका वाड्रा को आगे लाया जा रहा है। एक और कंधे का सहारा कांग्रेस को चाहिए। नईम अब्बास साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 7 सीटें कांग्रेस को मिली, 2 लोकसभा चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस को मिली। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने, आप लोगों ने एक तरह से भाव ही नहीं दिया कांग्रेस को। यह फैसला किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन भाव नहीं देंगे। नहीं, और देखिए वो सारी अपनी अपनी अलग रणनीति है सबकी, और ये सबको हक है अपनी बात रखने का या अपने नेता को लाने का, तो उनको भी हक है, उसमें कोई ऐसी हमें कोई आपत्ति नहीं, हम इस बात का स्वागत करेंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारी बहन बोल रही थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने सारी जितनी भी खटास कसी है वो कांग्रेस पे कसी है और या गठबंधन पे कसी है। उनसे अगर आज उनका वक्त है कि वो अपने मैनिफेस्टो पे बात करें और अपने मैनिफेस्टो को पेश करें। देखिए, ये आपने मैनिफेस्टो पे आप बात करें। मैनिफेस्टो अगर आपका अच्छा है, आपने 2014 में जो रणनीति बनाई थी, जो मैनिफेस्टो बनाया था, आज उस पे बात सब लोग करते हैं, तो आप बात करते हैं कि जी राहुल गांधी तो ये फ्रॉड है, वो हार जाएंगे, वो तो नाकाम हो गए, वो इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई काला धन कब आएगा, कि जी वो राहुल गांधी तो नहीं, वो तो आज फेल हो गए बुरी तरीके से, उन्होंने दूसरे को जो है आगे कर दिया और ये कर दिया, अब प्रियंका संभालेंगी, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आगे आ सकते। तो देखो, ये कैपेबल वो अपने
अपने आप देखेगी, जनता बताएगी कि हाँ कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगी। लेकिन जनता एक चीज बिल्कुल क्लियर कर चुका है, जनता ने दिखाया उपचुनाव में, जैसे फूलपुर और गोरखपुर, कैराना और नूरपुर, इसमें सारी चीजों में जनता ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ गठबंधन के साथ ही आज की डेट में यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जनता जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर इनसे पूछा जाए कि भैया 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, तो उसमें कोई जवाब नहीं है। आप पाकिस्तान की बात करने चले आते हैं सारी चीजें, तो मैनिफेस्टो पे इनका कोई बात नहीं करने वाले, कोई चीज नहीं करने वाले। ऊपर से 2 करोड़ नौकरियां और चली गई हैं। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग जो पूरे हिंदुस्तान में 41 करोड़ 80 लाख नौकरियां थी, आज वो घटकर 39 करोड़ 70 लाख रह गई। उसमें कोई नहीं बताएंगे क्यों रही है। और बात अगर करेंगे तो भाई क्या हमने क्या दे दिया जी, हमने आयुष्मान भारत दे दिया, हमने ये दे दिया वो दे दिया, उसके परिणाम क्या है, उसका परिणाम कितना फेल हुआ, वो सारी चीजें फेल हुई, वो कुछ नहीं बताएंगे। बहुत सारे सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। दिनेश शर्मा जी, कांग्रेस ने माना कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं, ये आज बीजेपी ने कहा राहुल गांधी फेल है इसलिए प्रियंका वाड्रा को लाया गया। कांग्रेस ने आज ये बाजाब्ता तौर पर मान लिया। ये बीजेपी का स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? यार बीजेपी की बात सुनता कौन है, पहले तो आप मुझे एक बताओ। कांग्रेस अपनी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है, उसका एक इतिहास है 130 साल का। इनको कौन जानता है? ये आप बोलते रहे अपने घर में बैठ के, कोई कुछ बोलता रहे। आएंगे। आज मुझे बताओ, अगर ये बोल रहे हैं तो इनको बोलने से कोई रोक लेगा? अब ये कहें जी उसने हार मान ली, इनको ये भी नहीं पता है जब मोदी की बहुत बड़ी हवा कहते थे कि मोदी जी की हवा चल रही है, तूफान चल रहा था मोदी जी का 2014 में, राहुल जी तब भी जीत के आए थे। अगर इतने बड़े ताकतवर थे उनको हरा देते। आज वो कह रहे जी बैक फुट पे, वो फ्रंट फुट पे, पता नहीं कितनी क्रिकेट इन्होंने खेली, उनको पता है वो बैक फुट पे खेलेंगे फ्रंट फुट पे खेलेंगे। देखिए देश चाहता था, कांग्रेसियों की शुरू से आवाज रही कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आए, और इसमें कोई शक नहीं है जो इनके बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील थी, प्रियंका जी के आने से वो ठुक जाएगी। अब तो निश्चित तौर पे कुछ भी कर लें, इनकी विदाई निश्चित है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में तीसरी या चौथी पार्टी भी ना बन जाए, मुझे ये भी है वो लग रहा है, क्योंकि अहंकार का घड़ा भर चुका है। इनका जो पाप था वो देश देख चुका है। जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि एक बार कोई भी इंसान किसी को धोखा दे सकता है, और अगर दोबारा देता है तो खाने वाली गलती होती है। एक बार कोई दे सकता है, इनसे लोग धोखा खा चुके हैं, अब इनके फरेब में नहीं आएंगे। भाई प्रियंका जी को अगर वो बना रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना रहे हैं, तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप इनकी घबराहट देखिए, आज 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे भाई उनका इंटरनल मामला है, वो किसी को बनाए हटाएं, आप होते कौन हो प्रेस को करते रहो। इनकी घबराहट देखिए, कितने लोग घबरा चुके हैं लोग। आज कांग्रेस, आप देखिए कांग्रेस के रूप में सरकार बनेगी, आने वाला समय बीजेपी मुक्त भारत होगा जैसे मोदी जी कहते थे। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत आपने ऐसा वो काम कर लिया, जैसे गुंडागर्दी टाइप, आपने सारे संस्थाओं को आपने जकड़ के रखा है सरकार की, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे और भी इनकम टैक्स वगैरह जो भी डिपार्टमेंट थे, आपने उनको ऐसा कैप्चर कर लिया है। अब वो समय आ गया, आपकी विदाई निश्चित है, इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बौखला गई है बीजेपी, आपका कहना है। सैयद यासिर जिनानी साहब, हम देख रहे थे आज दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत खुश थे, बड़े नारेबाजी कर रहे थे, और क्या नारा लग रहा था मैं आपको बताता हूं कि लग गई बीजेपी की लंका, क्योंकि मैदान में आ गई बहन प्रियंका। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले महिला हैं वो, और भारतीय राजनीति में आज उनका उदय हुआ है ऑफिशियल तौर पे। वैसे तो राजनीति में हमेशा से रही, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अभी यहाँ पे एक पैनलिस्ट ने अभी कहा कि कांग्रेस का इतिहास 130 साल का है पूरा, तो मैं उन्हें थोड़ा सा करेक्ट कर लूं कि जो ये करंट कांग्रेस है, ये इंदिरा कांग्रेस है जो 80 के बाद उदय हुआ, और उसकी राजनीति आप सबने और हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि एक सिर्फ प्रेसिडेंट सीताराम केसरी अलग परिवार से आ गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ, जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ, ये हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। तमाम जो वंशवाद की बात बार बार आप कह रहे हैं, वो तो खुद इनका मुहर लगा रहा है उनका प्रियंका गांधी का आना। मैं आज किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं उनकी उम्र इस वक्त 47 साल है प्रियंका गांधी की। आप बताइए कि अगर वो वंशवाद से जुड़ी नहीं होती तो कोई भी आदमी एक तो महासचिव कांग्रेस का अचानक से नहीं बन सकता है, और एक अचीवमेंट मुझे बता दीजिए उनके अपनी लाइफ में, उनके परिवार को छोड़ के, कि उन्होंने समाज के लिए क्या दिया, समाज में किसी भी फील्ड में, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, महिला कल्याण हो, चाहे जो समाज में तरह तरह के, जो सिर्फ क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिस परिवार का बहुत बड़ा नाम है। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में आजादी से उस परिवार का एक बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है
कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको भारत की जनता। और आप देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इंदिरा गांधी की छवि उनमें आ रही है। अरे आप खुद बताइए कि इंदिरा गांधी का देहांत हुए ऑलमोस्ट मुझे 84 से 36 या 37 साल हो चुके हैं। जो नौजवान है भारत का, वो अब 24-25 साल वाला नौजवान तो जानता भी नहीं है कि इंदिरा गांधी कौन थी। आप उन्हें देखिए, आपको जो लोग इस भारत को, नए भारत को देख रहे हैं, नए भारत का आयाम देख रहे हैं, उनको वो राजनीति को समझते हैं। साइकोफियंसी तो आपके दिमाग में अगर चढ़ जाए तो आप कुछ भी करेंगे, हिंदुस्तान का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप इसको वंशवाद से जोड़ के जरूर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। वंशवाद की मैं आपको और भी मिसालें दूंगा यासिर भाई, अभी आपको देता हूं बहुत सारी मिसालें, फिर आप बताइएगा। ये बताइए हमारे विवेक भाई कि ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, कांग्रेस ने क्या वाकई मास्टर स्ट्रोक मार दिया क्या? एक बात ये बताइए, राहुल गांधी बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनकी कयादत में इलेक्शन लड़े गए, उसमें कांग्रेस जीत भी रही थी, 3 रियासतों में अच्छा परफॉर्म किया, बढ़ ही रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आना कौन सा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? और जिस तरह से कार्यकर्ता खुश है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से हर पार्टी सक्सेसफुली कंटेस्ट करना चाहती है 2019 में, और वो अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। तो जो उनके सिपा सालार आ रहे हैं, सबको सही सही पोजीशंस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से किसी को बीजेपी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह के लड़के पॉलिटिक्स में हैं, पीके धूमल के लड़के अनुराग ठाकुर पॉलिटिक्स में हैं, वसुंधरा राजे का बेटा पॉलिटिक्स में है। मेरे पास 55 नाम इस वक्त मेरे फोन में हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे राजनीति में अपने माता पिता की वजह से हैं। तो वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ना, ये वही पहली चीज, क्योंकि वंशवाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर आ चुका है। सो दैट इज नॉट एन इशू। इशू ये है इसमें मास्टर स्ट्रोक, जी अब इसमें इशू मास्टर स्ट्रोक जो है वो है कि इनको पूर्वांचल दिया गया है। दैट इज द मास्टर स्ट्रोक, जिसपे किसी पैनलिस्ट ने बोला नहीं, और मैं इसे बोलना चाहूंगा। पूर्वांचल क्यों दिया? अयोध्या कहां है? पूर्वांचल के अंदर है। तुलसीदास कहां के थे? बांदा के थे, पूर्वांचल के थे। ये कहां से लड़े? नरेंद्र मोदी वाराणसी से, पूर्वांचल से लड़े। तो पूर्वांचल एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। तो ये जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इनको बड़ा कम रोल दिया, नो, इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक रोल जो प्रियंका को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, एंड दिस कुड प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। वहां पे 45 सीटें पूर्वांचल की बनती हैं करीब करीब, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से नर्वस होने के बजाय बीजेपी को कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। मुझे जो दिख रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और प्रियंका के आने से कांग्रेस डेफिनेटली बहुत सशक्त होगी। कुछ कमियां जो हर नेता में होती हैं, इन्होंने तो राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था और स्वयं के प्रधानमंत्री को फेंकू घोषित करवा दिया बदले में, और ये जो राजनीति है ये समाप्त होगी। एंड आई थिंक, जैसा कि दिनेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 2019 के कार्यकाल की आखिरी कील होगी, क्योंकि जो छोटे अभी अन्य नेता भी आएंगे, और अभी आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा के बहुत से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट के कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्योंकि लहर अब जो है वो सेकुलरवाद की चल पड़ी है। 2019 में सेकुलर पार्टियों की सरकार आने जा रही है, ये उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। लहर चल चुकी है सेकुलरवाद की, लोग टूट कर आएंगे, ये बड़ी बात। और जिस तरह की बातें अब सामने कही जा रही हैं, जो नजर आ रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो तो एक बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आगे आने वाले दिनों में और मजबूती कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इस तरह की बातें एग्रेसिव तरीके से वो प्रचार करेंगे, इंदिरा गांधी की छवि होगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा। और वाराणसी से आज कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे, हम टेलीविजन पर देख रहे थे, कि उनको वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ जाना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी लड़ेंगे ही नहीं वाराणसी से, आए स्वागत है उनका, नरेंद्र मोदी लड़ेंगे ही नहीं वाराणसी में। मैं देखिए आपको बताऊं कि जो अभी हमारे भाई ने सारी बातें कही कि पूर्वांचल में मैंने वंशवाद का एग्जांपल दिया, उसमें बोलिए। देखिए मैं वंशवाद पे बोलिए, लेकिन वंशवाद में ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के लिए ही राजनाथ सिंह के लड़के नहीं है, राजनाथ सिंह के लड़के वंशवाद में नहीं आते, वसुंधरा का बेटा वंशवाद में नहीं आता, पीके धूमल का लड़का वंशवाद में नहीं आता। एग्जाम्पल दीजिए ना, आपकी पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है वंशवाद में। चलिए मैं उस पर तो मानिए इस बात को कि बीजेपी वंशवाद में, आप मानिए कि बीजेपी वंशवाद में, आप मानिए इस बात को। आप क्यों नहीं मानते? आप कांग्रेस पे अटैक करते हैं, अन्य पार्टी पे अटैक करते हैं, बीजेपी की बात मानिए। भारतीय जनता पार्टी कोई संगठन नहीं है। धूमल साहब के लड़के ने क्या किया? धूमल साहब के लड़के ने क्या किया? राजनाथ सिंह के लड़के ने क्या किया? वसुंधरा राजे के लड़के ने क्या किया? एक अचीवमेंट बताइए, 55 आप एक अचीवमेंट बताइए। आप मुझे राजनाथ सिंह के लड़के की अचीवमेंट बताइए। आप मुझे राजनाथ सिंह के लड़के की अचीवमेंट बताइए। यासिर भाई एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त जो लोकसभा में 22% सांसद परिवारवाद की देन है, और ये मोदी सरकार में जो 24% मंत्री हैं वो भी परिवारवाद से ही चले आ रहे हैं।
तो इस सरकार में भी, ये सरकार भी पल्ला नहीं झाड़ सकती परिवारवाद से। इसलिए अगर आप वंशवाद की अगर बात इसके नजरिए से इसको देखेंगे या आपकी पार्टी देखेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, तो अभी जैसे जिस तरीके की बात निकल के आ रही है, ब्रह्मास्त्र हाथ में लग गया, हम पूर्वांचल में ये कर देंगे, तो आप पहले डिसाइड तो कर लें कि आप समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी से कैसे लड़ेंगे। अभी आज नरेंद्र मोदी आसाम का जो एमपी है, नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, उसका ये बयान आया है कि नरेंद्र मोदी नहीं लड़ेंगे। आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी लड़ेंगे ही नहीं यहाँ से। श्रीमान जी, नरेंद्र मोदी उड़ीसा में जाएंगे। अब श्रीमान जी, अब आज की स्टेटमेंट आप बताइए, वो लड़ेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के का जो सांसद भी है, वो कहता है कि ममता बनर्जी ने कहा है, ममता बनर्जी ये चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने, तो कैसे गठबंधन? अरे क्या चाहती है, नहीं चाहती है, ये इशू ही नहीं है। तो कांग्रेस के सांसद से पूछिए, आप एजेंडा में आइए, कांग्रेस के सांसद से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बड़ा नुकसान कराने की तैयारी नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं 3 सीट है, डुमरियागंज है, वहां पे बांदा, और एक जो लोकसभा दूसरी है अपना सलेमपुर। इन तीनों पे कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व ठीक है, जिसकी वजह जो पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं, डुमरियागंज और सलेमपुर पे, तो मुझे लगता है कि एक आध सीटों पे जरूर असर होगा। देखिए, वो भी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के अंदर बदलाव लाने के लिए हर आदमी काम कर रहा है इस वक्त। लेकिन आप ये कहें कि उनके आने की वजह से दूसरे के ताबूत में किल ठुक जाएगा, ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। यही बात इन लोगों ने कहा था, हिंदुस्तान की जनता ने इनको सबक, यही नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मजबूरी देखिए, अपना कोई बात नहीं गिनवा रहे हैं, कांग्रेस की बात गिनवाए जा रहे हैं, सबक सिखा दिया। आप इनकी मजबूरी, इनको कमजोर देखिए। भारत कहना आपको अजीब नहीं लगता फिर कभी? नहीं, एक चीज आप इनकी कमजोरी तो देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, अपनी तारीफ में अपनी बातें नहीं बता रहे हमने क्या किया है। कांग्रेस ये करेगी, कांग्रेस 3 सीट यही लाके रखा गया कि उसको बिल्कुल सरहस्ती से हटाया जाए। अरे आप नहीं, ऐसा भगवान राम का है, आप समझाने की कोशिश। आप देखिए, जेएनयू के राजनीतिक विश्लेषण लोग हैं, उन्होंने अपने तरीके से राजनीति को घुमाने की बार-बार कोशिश करते हैं। भाई मैं तो यूं ही कर रहा हूं, ऐसे ही करूंगा, मैं कोई एजेंट नहीं हूं किसी का, से बोलता हूं, मैं सरकार के पीछे नहीं, अभी जो क्राइसिस हुई थी उसमें इन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही, कांग्रेस देशद्रोही, कम्युनिस्ट देशद्रोही, लेफ्ट देशद्रोही, अरविंद केजरीवाल जेएनयू चले गए, वो देशद्रोही, शशि थारूर देशद्रोही, पाकिस्तान का देशद्रोही, सपा देशद्रोही, सारे देशद्रोही, भैया बीजेपी छोड़ के सब देशद्रोही, सारे मुसलमानों को आपने देशद्रोही बनाया, आप उसे सारे कम्युनिस्टों को आपने देशद्रोही बनाया, आपको छोड़ करके कोई देशद्रोही नहीं है। अगर भाजपा का ठप्पा है तो आप भाई नेशनलिस्ट हैं, भाजपा का ठप्पा ना हो तो सब देशद्रोही। चलिए, बहुत गहमा गहम चर्चा। मैं नईम अब्बास साहब की तरफ जाऊंगा। नईम अब्बास साहब, आपका सपा के साथ गठबंधन है, बसपा का, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब फाइट में आ गई है। मायावती जी का मिजाज सब जानते हैं, या फिर ममता बनर्जी का भी सभी मिजाज जानते हैं। वो क्या कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे कांग्रेस को, जबकि आप लोगों ने एकदम खारिज करके रखा है, कांग्रेस को एकदम भाव नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखिए, ये अभी बाद की रणनीति के क्या होना क्या नहीं है, अब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है, प्रियंका जी पहली बार मैदान में उतरी, प्रियंका जी बहुत टाइम से हैं। आप देखिए, 2009 में भी उन्होंने बहुत अच्छी कंपेनिंग करी है, 2012 में भी बहुत बढ़िया कंपेनिंग करी है, 14 में भी की है और 17 में भी की है। क्या परिणाम थे ये सब जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि वोटर को कितना कन्वर्ट कर पाती हैं ये वक्त बताएगा। तीसरी बात ये है कि जो हमारा गठबंधन, जो हमारा वोट बैंक है, वो इस तरीके का है, जैसे आप देखो दलित, SC ST OBC और मुस्लिम, ये जो सारा सिस्टम जो है, आप ये देखिए, क्योंकि बीजेपी ने सारे जितने भी काम किए हैं वो मुस्लिम विरोधी किए, दलित विरोधी किए, आप सब देखा ही है। जनता इस चीज से कभी भी नहीं भाग रही। अगर मुसलमानों पे सबसे ज्यादा घटना हुई है, या मॉब लिंचिंग की जितनी भी सारी घटना हुई है, उसमें 55% जो है सबसे ज्यादा प्रभावित मुसलमान हुआ। तो मुसलमानों को जितना सबसे ज्यादा दुख देने का काम अगर किसी ने किया, प्रियंका गांधी नहीं, मुसलमान देखिए, कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर नहीं होगी उत्तर प्रदेश? नहीं, मुझे नहीं लगा, अच्छा हमें नहीं लगता। सुन लीजिए, चेहरा दे रहे हैं, सुन लीजिए, चेहरा दे रहे हैं, चेहरा तो 1947 से भी दिया था। आप सुन लीजिए, चेहरा तो 1947
1947 के बाद भी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही तो थी जो हाशिए पे लाके मुसलमानों को खड़ा कर दिया। अगर कांग्रेस की आप बात करें तो आज सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखें कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। वो उसको देन किसकी है? तो ये आप सुन लीजिए, वो भी आप कांग्रेस, अब आप सही सियासत करें, सही मजम्मत करें। मैं ये चाह रहा था कि आप मजम्मत करें कांग्रेस की। नहीं, मैं तो बता तो रहा हूं ना, वो जो रणनीति है आज आप वो भी आ गए फाइट में। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मुसलमान उसको भी नहीं भूला है। मुसलमान उसको भी देखता है कि हाँ क्या हुआ उनके राज में, किस तरीके से उनका शोषण हुआ। आप ये देखिए 1947 से पहले 33% मुसलमान एम्प्लॉइज था सरकारी, उसमें आज कितने परसेंट है? वो किसकी देन है? मुसलमान नहीं भूल सकता उस चीज को भी। मुसलमान को एक एक चीज याद है कि अगर सबसे ज्यादा हाशिए पे किसी ने परेशान और हाशिए पे पहुंचाया तो वो कांग्रेस भी जिम्मेदार है उसकी। अगर कांग्रेस चाहती तो मुसलमानों का विकास कर सकती। आज एजुकेशन के फैक्टर पे आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने, आपके गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका वोटर आपसे नहीं सरकेगा। बिल्कुल। प्रिया जी, आपको कोई एतराज सरकेगा? 2 मिनट बोले ये और उन्होंने 20 बार मुसलमान कह दिया और ध्रुवीकरण की मुस्लिम राजनीति का आरोप हम पे लगा देते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। अरे हमारा कंसेप्ट तो सबका साथ सबका विकास। चलिए आज आपके सबके साथ सबके विकास का, अरे सबका साथ सबके विकास की आपकी खोल देते हैं पोल। सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप एक भी कैंडिडेट नहीं देते किसी भी राज्य में मुसलमानों के साथ। आप कौन सा सबका साथ सबका विकास? अरे 20% आबादी है मुसलमानों की। आप जवाब दीजिए ना कि आप एक वोट, एक जो है टिकट तक नहीं देते मुसलमानों को। कि ब्रह्मास्त्र आ गया है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र अब क्यों आया? ये ब्रह्मास्त्र तो पता नहीं 19 कितने। अरे आप अपने मैनिफेस्टो में बात करें, आप बताइए आपने 2 करोड़ नौकरियां दी है क्या? 15 लाख दिए हैं क्या? गंगा की सफाई करी है क्या आपने? 21 एम्स दिए हैं क्या? आप अपने बारे में बताइए ना, ये जनता जानना चाहती है। आज फिर डीजल और पेट्रोल की मार बढ़ती जा रही है। अरे महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार को लाया गया है। कहां गई मोदी सरकार? डिबेट होगा, इन सब बातों का जवाब दूंगी, जवाब दीजिए, जवाब मांग रही है जनता, मांगिए जवाब मांग रही है जनता। हाल हो गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस बारे में बात करें। प्रियंका गांधी वाड्रा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो थी, सक्रिय हो गई है, फुल टाइम हो गई, तो कौन सा बड़ा कमाल हो जाने वाला? 2017 में प्रियंका वाड्रा रायबरेली और अमेठी संभाल रही थी। अमेठी में 5 में से 4 सीटें हारी। मैं आपको बताऊं, इनको चुप करोगे तो बोलूंगा। रायबरेली में 5 में से 3 सीटें हारी। बीजेपी वाले हर जगह इस तरह करते हैं। प्लीज, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। एक्चुअल मैं बताऊं, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये अभी भाई साहब कह रहे थे जिलानी साहब के उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब इनको मैं क्या बताऊं कि वो उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है। मतलब बचपन से वो राजनीति में है। ऑफिशियल कोई बचपन से ऑफिशियल अनऑफिशियल नहीं होता है। समाज के लिए क्या? समाज के लिए वो 2-3 हफ्ते अमेठी में रही है। नहीं, समाज उन्होंने जो कन्वेंसिंग की है, उन्होंने अपने घर में कुर्बानियां होती देखी हैं। आपको क्या पता? आपने तो गुलामी करते देखे जो की कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है। उन्होंने अपनी दादी को देखा है, उन्होंने अपने पिताजी को देखा है। आज पहले ये बातें करते हैं, ये तो अंग्रेजों की गुलामियां करते थे, वही गुलामी आज ये देश में। और जहां तक बात यह है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं परिवारवाद बोलने नहीं दे रही है। मैं इनके पीछे बोलूंगा, परेशान हो जाएंगी। मार दिया गया था, कल को उनके बच्चे कहेंगे कि मेरी परनानी। अरे भाई, आप अपना बताओ ना, आपने क्या किया है? आपने उस टाइम भी गुलामी करी, आज भी देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो। लेकिन उस आज आपने आज राम मंदिर का क्या हुआ आपके? वो मैनिफेस्टो अब कहाँ है आपका? वो नहीं, वो मैनिफेस्टो कहाँ है? मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि राम मंदिर इनका चुनावी मुद्दा है। सबके सब मेरे को लड़ते थे। आप मुझे एक बात बताएं, अब जब 1 सेकंड में लूंगा, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, प्लीज मेरे को टाइम दीजिए। मैनिफेस्टो में अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो वो चुनावी मुद्दा होता है। आपने राम मंदिर का जिक्र मैनिफेस्टो में किया था? संविधान बताइए आप मुझे। अंतर्गत आप ये भी लिखते तब हम आगे बढ़ाया, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने ये कहते थे 60 साल बनाम 60 महीने, उन लोगों ने विश्वास करके इनको बना दिया। आज इनका इतना बुरा हाल होगा, ये सोच भी नहीं सकते। यासिर साहब देखिए, कुछ नाकामियां तो हैं, कुछ तो नाराजगियां लोगों में भी है। इधर कांग्रेस अगर विकल्प देगी, चेहरे देगी, कैंपेनिंग को और ज्यादा एग्रेसिव बनाएगी, तो नुकसान तो आपको होगा। और कांग्रेस उस दिशा में है और जोश में है। अब कांग्रेस जिस तरह से 3 राज्यों में इलेक्शन में उसने फतह हासिल की, उसके बाद आप देखिए उनकी हिकमत अमली में, रणनीति में एकदम सुधार होता जा रहा है और एकदम फाइट में आ रहे हैं वो लोग। नहीं, देखिए, ये अच्छी बात है अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन मैं दोनों लोगों का जवाब देना चाहूंगा। एक भाई हमारे कह रहे थे कि मेरा जो सवाल है बार बार, मैं आप तो शायद इतिहास
उतने अच्छे से नहीं देखा। मैं 89 के इलेक्शन में भी मैंने इनको एक बार सुना है, उनके बाद की वीडियो, जब अरुण नेहरू इनके पिताजी से चुनाव लड़ रहे थे और ये पहली बार स्टेज पे गई थी और इन्होंने कहा था कि यही आदमी है जिसने मेरे पिताजी को धोखा दिया है, तो वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत भारी बहुमत से इनके पिताजी चुनाव जीते थे। मैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। फिर तो आप ही तो कंफर्म कर रहे हो ना कि आप बता, सुनिए, आ रहा हूं रेलेवेंस करना हो ना, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए महाराज जी, आप कह रहे थे तो वंशवाद की वजह से ही तो सारा। एक बात बताइए, हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, क्या डायरेक्ट कांग्रेस इनको महासचिव बना देगी? अगर आप खुद इसके एग्जाम्पल है तो बीजेपी में भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं, अरे आप अपनी पार्टी देखिए, मैं इनसे पूछता हूँ, मैं राजनाथ जी का क्या हाल किया? लाके थोप दिया उसको। कैडर बेस्ड पार्टी है, सीपीआई कैडर बेस्ड पार्टी। देखिए अमित शाह जी को थोप दिया लाके। पोलित ब्यूरो का मेंबर बना देंगे आप किसी को ले जाके डायरेक्ट? लेकिन तो फिर आप अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप जैसे सोच के लोग अगर इस तरह की बात करें। मेरे कहने रेस करने और यार आप अपनी बताओ ना, कांग्रेस की क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की क्यों कुछ बना है? तो आपको ये प्रश्न रेस करना आप अमित शाह जी को बताओ ना। आप अपनी बताइए, आपको घबराहट क्यों है? नहीं, मैंने अपनी नहीं बता रहे, कांग्रेस के पीछे पड़ रहे हैं। जब आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने आपको सबसे पहले वही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि घबरा गई है बीजेपी। नहीं घबराई। आप अपना मैनिफेस्टो क्यों पेश कर रहे हैं? आप बताइए तो सही। बताइए ना, आप तो सारी। मैं आपको बताऊं, जो अभी मेरे भाई मुसलमान कह रहे थे, मैं इनको याद दिला दूं कि अभी 3 दिन पहले जो महागठबंधन की इतनी बड़ी रैली हुई है, जिसमें इनके एक साथी आजम खान साहब का बयान आपने सुना है कि मुसलमानों को किस तरीके से हाशिए पे रखा है। एक मुसलमान रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं थे वहां पे? फारूक अब्दुल्ला वहां पे मौजूद थे। हिंदी पट्टी राज्य का नहीं था फारूक अब्दुल्ला। हिंदी का क्या मतलब है यार? हिंदी का क्या मतलब होता है? और हिंदुस्तान में हिंदी पट्टी राज्य की राजनीति आपने कितने कैंडिडेट को सुन लीजिए, आप बताइए, आपने कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को वोट दिया? आप बताइए, आपने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को आपने वोट टिकट नहीं दिया? आपने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान कैंडिडेट को यूपी में आपकी भाषा हो सकती है, या आपकी भाषा, या आपके संगठन की तरबियत हो सकती है। इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपने किसी विवेक जी ठीक है, आज मुद्दे पर 20 से 22 राज्यों में दर्जा प्राप्त हम मुद्दे पर रहे। 50 मंत्री मुसलमानों को टिकट नहीं देते। ठीक है, बोर्ड के चेयरमैन, कमीशन के चेयरमैन मुसलमान है। ठीक है यासिर भाई, ठीक है यासिर भाई, आपके पास पिछली बार आपको बता दूं, यासिर भाई आऊंगा आपके पास। विवेक जी आप मुद्दे से ना जाइए, मुद्दे से ना जाइए। कश्मीर से तो प्रियंका वाड्रा पर रहते हैं हम लोग, प्रियंका गांधी पर रहते हैं। विवेक जी आप कह रहे थे, जो आपको नईम अब्बास साहब की बात पर कुछ एतराज था, सुनिए। वोट बैंक की बात आप क्यों कर रहे थे? वोट बैंक, मैंने भी कहा था कि वोट बैंक इधर उधर होगा, ट्रांसफर होगा। ये इनके आने से जो गठबंधन है अभी जो बन चुके हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उस पर थोड़ा सा रोशनी डाली, शायद आप उस पर कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे सहमत हूं जो आप कह रहे थे, ठीक है ना। पहली चीज है कि कांग्रेस को तो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग फायदा होगा। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि भाई प्रियंका गांधी आई हैं, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस की पार्टी के लोग चाहते थे और उनके हाथ मजबूत होंगे राहुल के भी, तो डेफिनेटली फॉर कांग्रेस पार्टी इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूड और ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब जहां तक हम यूपी पॉलिटिक्स की बात करें, जहां पे सपा और बसपा का अगर गठबंधन हुआ है, तो अगर अब कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को सपा और बसपा नहीं एकोमोडेट करते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी 2019 में टाइम है और ये बड़ी फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं, तो हमारी तरफ से तो यही एक राय होगी कि वापस कांग्रेस को जाकर के बार्गेनिंग टेबल पे बैठना चाहिए सपा बसपा के साथ, ये मिलकर लड़ें। क्योंकि अगर आइसोलेशन में ये सारी पार्टीज लड़ेंगी तो एंटी बीजेपी वोट बंटने का डर है और एंटी बीजेपी वोट अब बंटेगा क्योंकि कांग्रेस भी प्रियंका के पूर्वांचल में आने से सशक्त दिखेगी। बिल्कुल, ये अहम बात है। तो ये इसको कितनी सीटों पर आपको लग रहा है? विवेक जी कितनी सीटों पर असर हो सकता है? आप इस तरीके से एक तरीके से सब लोगों से आप गुजारिश कर रहे हैं क्या? मतलब ये कोई राजनीतिक, मुझे नहीं लगता ये तकाजा नहीं है। नहीं, आपके अंदर हिम्मत और ताकत है। आप लोगों को घर खाई में ले जाके अभी सरकार को बचाना है, सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा।
भारत का आंकड़ा, ये आपकी सोच है, रखना है, ये आपकी सोच है। दूर रखना है। ठीक है, बहुत गर्मा गर्म बहस और असर दिखने लगा है। बहुत खास, बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है ये इलेक्शन 2019 का, और कांग्रेस फाइट में तेजी से लौट रही है। लेकिन मैं एक बार दिनेश जी की तरफ जाना चाहूंगा। दिनेश जी, यूपी में बबुआ और बुआ ने आपको नकारा, यानी कांग्रेस को, यानी आप तो कांग्रेस से नहीं लेकिन सियासी तज्जियाकार के तौर पर पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस का लगातार सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तो क्या प्रियंका का सहारा है और इंदिरा की छवि में क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगी, कुछ चमत्कार कर पाएंगी? देखिए, आपने पहले काफी बार सुना होगा, ये कुछ हिंदुस्तान के बहुत से लोग ये चाहते थे कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आ जाए। आज वो आ गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। वो आने वाले समय में, आज ही आप देख लो ना, आज जिस बीजेपी की सरकार के 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री की सरकार के 6 मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रियंका जी को लेके, तो आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल होगा। और जहां तक ये है, देखिए, बबुआ बुआ में ऐसी कोई वर्ड नहीं है, ये राजनीति में होता है, एक समय आएगा। सब आपने देखा नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, अनकंडीशनल उन्होंने सपोर्ट दे दी। एक एक उसकी जरूर उन्होंने नेम हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैकमेल भी करते हैं, मंत्री बनाओ नहीं तो फिर हम कर्नाटक और ये एक्चुअल क्या है कि ये जो आप बात करें बीजेपी की कह रहे हो, ये ब्लैकमेल करते हैं। इन्होंने तो फाइलें खोल रखी हैं। आज जो अपने 20 स्टेट गिनवा रहे हैं, आज आप अपने उस पर देख लीजिए कि आधे से ज्यादा जो मंत्री बने बैठे हैं वो कांग्रेस की सरकार में थे, जिनको ये पानी पी पी के कोसा करते थे। आज वो सारे मंत्री हैं, और वो जो पापी लोग थे वो इसकी गंगा में नहा चुके हैं। प्रिया जी, ये बताइए, ये जो इंदिरा गांधी का स्टाइल, उनकी जैसी छवि, बोलने का अंदाज लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ रागिब करती हैं, और उनकी बात का असर होता है। वो आप लोगों के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी के तौर पर, और भी आपके अच्छे बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आपका बड़ा चेहरा, तो कहीं ना कहीं टक्कर है, टक्कर तो मिलेगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, चेहरा कद काठी मिल जाने से विचार सेम होंगे, वही नेतृत्व क्षमता होगी, ये जब तक वो बिचासा नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। और दूसरा, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी अभी गिनवाया कि 2009 में भी थी, 2014 में भी थी, 2017 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी थी। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं बता दूं कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना था, 6.2, और 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका मत प्रतिशत था 7.5, यानी कि 7.5%। अब मैं बात करती हूँ वो रायबरेली और अमेठी को देख रही थी। अमेठी में वो 5 में से 4 सीटें हारी, यानी कि 1 ही जीती, और रायबरेली में 5 में से 3 सीटें हारी। तो ये तो उनकी नेतृत्व क्षमता पे पहले ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। राहुल जी के लिए भी आप ऐसे ही कहा करते थे। हाँ, बता राहुल जी के लिए भी आप यही करते थे। राहुल गांधी जब से 2013 में वाइस अध्यक्ष बने, 20 चुनाव पूरे हार चुके हैं। गुजरात में देखा 20 150-200 की किस्में खा रहे, सीटें मिलेगी 99 पर रुक गए थे। 20 चुनाव और वो भी थोड़ा मशीन ने कुछ कर दिया, साथ दे दिया था। पूरे देश में हारे हैं। छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं पूरे देश में हारे हैं। पहले वो आंकड़े देखिए जाके। नहीं, आप इंदिरा काल की बात करते हैं। अब इंदिरा काल की बात करते हैं। 42 पार्टी आपके साथ थी, 2018 पार्टियां रह गई। मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। राहुल जी के पीछे पड़ रहे हो। लेके 2018 पानी पीते हो, राहुल को दूसरा शुरू करते हो, सोनिया जी को गांधी परिवार के बाहर से बने हैं। जर्सी काऊ बोलते हो उनको। विवेक जी, एक बात मुझे जरूर बताइए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की छवि के आगे कहीं राहुल गांधी ने जो अपनी छवि तैयार की है, एक अब कुछ बेहतर लीडर के तौर पर वो उभर रहे थे, और कहीं ना कहीं लोग उनको उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे, उनकी छवि पर तो असर नहीं पड़ जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से उनकी जो छवि है, जो इमेज वो बना रहे हैं, और 3 राज्यों में तो बड़ी हेवीली वो सक्सेसफुल हुए। जैसा मेरा एक आंकलन है पर्सनल, आई थिंक उनकी सिस्टर के आ जाने से, प्रियंका के आने से, ही इज गोइंग टू बी शोन एज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट नाउ, क्योंकि जब वो बैकिंग जब बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि आप मुद्दों के बजाय, पार्टियों के बजाय, पॉलिसीज के बजाय लीडरशिप को, उसके वक्तव्य को, वो बोलता कैसा है, बीजेपी ने तो एक चेहरा इसलिए तो बनाया था। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अब प्रियंका के आने से क्या होगा कि राहुल विल अपीयर टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, और ये जो टीम है ना, टीम राहुल जिसको ये नाम देंगे कांग्रेस वाले, ये टीम राहुल के अंदर, और ज्योति सिंधिया साहब की आज एंट्री हुई है, प्रियंका की आज एंट्री हुई है, और मेरे को तो लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर और नए युवाओं की एंट्री करने जा रहे हैं, टू शो दैट दिस इज टीम राहुल, एंड लुक, ये टीम नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा। यासिर जिलानी साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक चेहरा तैयार किया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और उस चेहरे ने असर भी दिखाया था 2014 में। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी
कुछ इसी राह पर चल पड़ी है। और प्रियंका गांधी के आज ऐलान के बाद आप देखिए बहुत फर्क पड़ता दिख रहा है, जोश जो दिख रहा है, वो जो मामले को पलटते तो कहीं ना कहीं मिशन में भेजा, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं अपनी बहन को उन्होंने, तो ये आप लोगों के लिए मिशन इम्पॉसिबल ना कर दे। नहीं, देखिए इसमें दो चीज है। एक, आप बार बार जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी से उनकी छवि का, तो इंदिरा गांधी आजादी के आंदोलन की सिपाही थी और उसके बाद उन्होंने भारत को चलाया था। ये इस वक्त की है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से मिलाना बिल्कुल कोई जायज बात होगी। हाँ, उनके परिवार की हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क होने जा रहा है समाज के अंदर या भारत के अंदर। सुन लीजिए, जज्बाती मैं मानता हूँ, लेकिन क्या फिर आप इस बात को मानेंगे? नहीं, इस बात को आप मानेंगे कि राहुल गांधी आज फेल हो गए? उनकी राजनीति इसका मतलब कि खत्म हो गई? कैसे बात करें? एक ही परिवार के दूसरे चैनलों को जोड़ते हैं, सामने और आप 5 राज्यों में आए हैं, 3 राज्यों में सरकार बनाई है, आप कह रहे हैं फेल हो गए। आज सुन लीजिए, आज ही वेणुगोपाल इंडक्ट हुए, आज ही माधुराव, तो ये अच्छी बात है, आपको दुख सिंधिया साहब इंडक्ट हुए, लेकिन उन पे तो चर्चा नहीं हो रही है। अगर टीम राहुल बढ़ रही है, मैं कर रहा हूँ ना, सवाल टीम राहुल स्ट्रांग होकर के उभर रहा है, टीम राहुल स्ट्रांग होकर उभर रहा है। राहुल नरेंद्र मोदी की कोई टीम नहीं है, गांधी कमजोर हो रही है, नरेंद्र मोदी की कोई टीम नहीं है, प्रिया आप ही जवाब दे दीजिए, प्रिया आप ही जवाब दीजिए कि जो इन्होंने टीम राहुल बन रही है लेकिन टीम मोदी जैसी कोई चीज नहीं है, वन मैन आर्मी, क्या कहेंगी प्रिया? पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, एनडीए का परिवार राहुल इनकी टीम है, नरेंद्र मोदी की टीम है, उनका परिवार गुजरात में जीवन जी रहा है, अपने परिवार से उठा के वो टीम नहीं बनाएंगे, वो नई लीडरशिप डेवलप करने में विश्वास रखते हैं, वो नई लीडरशिप डेवलप हुई है। और मैं बता दूं, जब महागठबंधन ने राहुल गांधी को इनकार कर दिया, राहुल गांधी को स्वीकारने से इनकार कर दिया, अपनी जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सेक्युलर लॉबी को बचाने के लिए सेक्युलर क्या है? आप यहाँ पे सब गठबंधन में बैठे हैं, ये सेक्युलर की तारीफें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके राहुल गांधी को अपनी लैंग्वेज में सेक्युलर वो नहीं, सेक्युलर का मतलब होता है, मतलब होता है मुसलमानों को यूपी में टिकट देना, सेक्युलर का मतलब होता है मुसलमानों को यूपी में टिकट देना, सेक्युलर का मतलब है मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में टिकट देना, जो आपने नहीं दिया, जो आपने नहीं दिया, नहीं दे पाए सर, हम आखिरी मरहले में पहुंचे हैं, आपके सारे कैंडिडेट हिंदू थे, आपने किसी मुसलमान और कुछ नहीं किया। आखिरी मरहले में पहुंच चुका हूं, 30 सेकंड में आप लोगों को अपनी बात रखनी है आज के विषय पर, आज के मौके पे, विषय से ना भटके, एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। चलिए प्रिया जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। पूरे देश ने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ क्या हुआ, यानी कि राहुल के पैरेलल कोई नई लीडरशिप खड़ी ना हो, ऐसा किया गया। अच्छा, गुलाम नबी आजाद यूपी के प्रभारी हुआ करते थे, उनको हरियाणा भेज दिया गया। प्रियंका गांधी को वहां पे सिर्फ एक सेगमेंट में भेज दिया गया कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया देखेंगे, यानी कि वो फिर से मध्य प्रदेश में मजबूत ना हो जाए, इसीलिए उनको वहां से हटा दिया गया। तो कुल मिला के कांग्रेस में राहुल या परिवार के बराबर कोई और पैदा ना हो, इसीलिए को साइड हटाया जा रहा है। और राहुल का नेतृत्व जो किसी ने स्वीकार नहीं किया, उसे स्वीकार्य बनाने के लिए प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा को लाया जा रहा है। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब और अफसोस हो रहा है बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनकर। ये अपनी पार्टी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल जी, कांग्रेस उसको आगे कर रहे हैं, उसको यार उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको आगे लाएं किसको पीछे लाएं, ये उनको अपना भला बुरा देखना है। आप मैं ये कह रहा हूं कि जहां 42 पार्टियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, ये अपना एनडीए ने, आज आपके पास 30 रह गए हैं, लोग आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी परवाह नहीं कर रही है, कांग्रेस की परवाह करिए। और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, अब ये है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो इनके सामने आ रही है, राहुल और प्रियंका की जोड़ी इनको विनाश की तरफ ले जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं अब्बास साहब, देखिए, देश की जनता ने 2014 से 2019 में एक ही चीज देखी है कि बीजेपी में सिर्फ 2 आदमियों की चलती थी, मोदी जी और अमित शाह जी, और वर्सेस फिर बीजेपी। आपने देखा कि जो वो डिसीजन लेते थे वही होता था। अडवाणी जी को किस तरीके से नकारा गया, मुरली मनोहर जोशी जी को किस तरीके से नकारा गया, और जितने भी लीडरान थे, मैं कहता हूं कि इवन हमारे गृह मंत्री जी, उनकी भी नहीं चली। तो इस तरीके से आज भी ये अपने मैनिफेस्टो पे बात ना कर करके दूसरे को कोसने में लग रहे हैं। और देश की जनता ये चाहती है कि जो आपने वादे किए थे, आज उनको गिनवाने का टाइम है, आज उन पे बात करने का टाइम है। आप दूसरे के ऊपर ठीक है मत फोड़ो, आप अपनी सोचो। विवेक जी, जो है
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, टीम राहुल सशक्त हो रही है। प्रियंका के ज्वाइन करने से, ज्योतिरादित्य के ज्वाइन करने से टीम राहुल बनी है। टीम राहुल अपने को विकल्प दिखा रही है। इस टीम के अंदर आने वाले समय में और भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन यदि टीम राहुल ने उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, लेफ्ट, अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के एक जॉइंट फुल फोर्स के साथ टीम नहीं तैयार करी, तो इससे एंटी बीजेपी वोट बटेगा और सेक्युलर ताकतें कमजोर होंगी। सेक्युलरिज्म का मतलब है वो पार्टियां जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट बनाए। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे यहाँ देख लीजिए, जो अपने पैनल्स बैठे हुए हैं उनमें ही एका नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये देश को एक तरीके से मैसेज दे सकते हैं। जो और कांग्रेस के जो बड़े प्रवक्ता सुबह से कह रहे हैं कि अपने देशवासी जो हैं वो इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं प्रियंका गांधी में, ये देशवासी नहीं देख रहे, कांग्रेसी देख रहे हैं, ये सच है। लेकिन मुझे लगता है कि देश के लोग बहुत समझदार हैं। 2019 का इंतजार कीजिए, चुनाव में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मौजूदा सरकार जो काम बहुत शुक्रिया किया है जी, बहुत शुक्रिया सर। तो पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। मोदी और योगी के दबदबे वाला ये इलाका है, कितना फर्क वो डाल पाएंगी वहां पर, ये तो देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक नई हिकमत अमली के साथ कांग्रेस ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं और बीजेपी इसको किस तरह से डिफेंड करती है और आगे क्या कुछ लेकर आती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।